पेपर 1 के सेक्शन ए में अभी तक हम लोग 3 सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहला था अपना सिल्वीकल्चर, जो कि अपनी फॉरेस्ट्री का एक बिल्कुल बेस बनाता है। काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, लगभग 20% कवर जो सिलेबस है वो अकेले वही कवर कर लेता है, और उसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइड है। लगभग हर सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन है। आज का भी जो सब्जेक्ट रहेगा इंडियन ट्री स्पीसीज, इसमें भी सिल्वीकल्चर वाली चीज़ें हैं जो बार बार इसमें बीच बीच में आएंगी। तो काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट हो, लगभग जब तक आपका फॉरेस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाता तब तक सिल्वीकल्चर कंटिन्यू हर सब्जेक्ट में इंटरफेयर करेगा। दूसरा मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट, उसे भी डिस्कस कर लिया था। उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है, छोटा सा सब्जेक्ट है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है। तीसरा था सिल्वीकल्चर सिस्टम, थोड़ा टेक्निकल टाइप का सब्जेक्ट है, रट्टा मार जैसा है नहीं, तो वो भी कवर हो चुका है। अब इस सेक्शन का लास्ट सब्जेक्ट बचता है, ये है इंडियन ट्री स्पीसीज। इसे अगर हम लोग 36 स्पीसीज हैं सिलेबस में, अगर उन्हें जो ट्रेडिशनल तरीका है उसके हिसाब से पढ़ें, जैसे कि कोई भी स्पीसीज है उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिल्वीकल्चर सिस्टम, रीजनरेशन, यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह, जो एक पैटर्न है, फ्लो है, जो हर साल क्वेश्चन उन पॉइंट्स पे पूछते हैं। तो लगभग अपना 36 स्पीसीज है, 50 से 60 पेजेस के आसपास अपना स्टडी मटेरियल बन जाता है, जिसमें ये कवर हो जाता है। लेकिन ये जो 50 से 60 पेजेस बनेंगे, सपोज 60 पेज ले लेते हैं, इन्हें याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें, क्योंकि हम लोगों की जो एज है वो भी वो नहीं है कि जो स्कूल वाली थी कि चलो समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लिया। तो ये रट्टा मारने वाली एज बची नहीं है, रट्टा मार भी नहीं सकते। तो इन्हें केवल यही तरीका है कि कैसे हम इन चीज़ों को एक टाइप से गुणताड़ा जुगाड़ बने। तो जुगाड़ वाले तरीके से कैसे हम इन तरीक़ों को, इस चीज़ को हैंडल कर लें। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो इन स्पीसीज के बारे में वो जुगाड़ वाली चीज़ों पे डिस्कस करना है कि हम कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। और ये जुगाड़ वाली चीज़ें तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है जब आपकी जो 36 स्पीसीज हैं उनकी कोई बाहर की स्पीसीज पूछ लें। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसी स्पीसीज पूछ ली जो आपके सिलेबस की नहीं है, तब समझ में नहीं आता कि उस स्पीसीज को कैसे लिखा जाए। तो आपका जो जुगाड़ वाला तरीका है वो उन पे भी काम करते हैं। हाँ, एक पहले इसको बेसिक देख लेते हैं कि एवरेज अपने हर साल क्या क्वेश्चन आ रहा है। जनरली हर साल 3 या 4, कभी कभी 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते ही हैं, यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो हर साल आना है, अराउंड 30 से 40। तो इस साल भी मैं मान के चल रहा हूँ कि अपने IFS में 30 मार्क के क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आखिर क्वेश्चनों में पूछते क्या है। कोई भी एक स्पीसीज ले लो, जैसे कि टीक ले लिया, तो ये आपसे पूछेंगे क्या। पहला इनका पॉइंट होता है कि ये जो हमारी स्पीसीज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि ये स्पीसीज किस एरिया में फैली हुई है। तो ये जनरली उसके आपसे डिस्ट्रीब्यूशन के वगैरह में पूछ लेते हैं। या कुछ एक्जोटिक्स भी होती हैं, तो कभी उनने पूछ लिया कि इसका ओरिजिन क्या है। अब इंडियन ओरिजिन है तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर फॉरेन है, एक्जोटिक है, तो उसमें हमें थोड़ा ओरिजिन पर ध्यान देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मैंने ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को पूछ लिया। इसके बाद सेकंड पिलर बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी फिनोलॉजी का। फिनोलॉजी का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज जो है वो साल भर के दौरान, एक ईयर के अंदर, कब उसमें नई पत्तियां आती हैं, कब पत्तियां झड़ जाती हैं, कब उसमें फ्लावरिंग आती है, कब उसमें फ्रूटिंग आती है। तो ये जो साल भर के अंदर जो बिहेवियर शो करता है उसकी स्टडी को बोलते हैं फिनोलॉजी। तो इसमें वो आपसे फिनोलॉजी के बारे में पूछ लेगा। इसके बाद आएगा सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो भी आपकी ट्री स्पीसीज है, जैसे कि अपन ने टीक ले लिया है, तो टीक जो है वो लाइट डिमांडर है या सेट डिमांडर है, क्लाइमेट कैसा चाहिए उसे, फ्रॉस्ट के हिसाब से टेंडर है या फ्रॉस्ट हार्डी है, विंड के हिसाब से वो टिक जाता है, विंड फर्म है या विंड थ्रो हो जाता है। तो जो अपन ने क्लाइमेटिक, एडेफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक जो फैक्टर्स पढ़े थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लगभग एक एक करके आएंगी अपने सामने। तो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनका पॉइंट आता है मेथड ऑफ रीजनरेशन का,
कि ये भी जो भी ट्री स्पीसीज है इसको कैसे रीजनरेट करें, नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से। ये फ्रेमवर्क लगभग हर स्पीसीज में यही चलता है। इसके बाद जब आपने रीजनरेशन कर लिया तो फिर उसका पूछा जाएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये जो स्पीसीज हम ये स्टडी कर रहे हैं उसका हमारे लिए कोई मतलब है या नहीं है। तो लास्ट रहता है जनरली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि इसकी यूजेज, और अपनी स्पीसीज हो जाती है ख़त्म। अब ये करते क्या है, कभी आपसे स्पीसीज के जैसे यहाँ पर केवल सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछ लिया। ये क्वेश्चन है जिसमें केवल फिनोलॉजी पूछी है, इसमें ये 3 पॉइंट पूछ लिए, इसमें ये 2 पॉइंट पूछ लिए। तो ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, हर साल वो किसी का कुछ पूछ लेंगे, किसी का कुछ पूछ लेंगे, बस ये चलता रहेगा। तो ये तो प्लट समझ में आ गया आपको कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है। अब बात है कि 36 स्पीसीज तो हर चीज़ के, फॉर एग्जांपल मेथड्स ऑफ रीजनरेशन 36 स्पीसीज के तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई सिलेबस से बाहर की आ गई उसका हम क्या करेंगे। तो इनका फिर हम वही तरीका करेंगे कि कुछ ऐसा गुंताड़ा सा बनाएंगे, जुगाड़ बनाएंगे कि जहाँ पर कुछ भी पूछ लें वो हमें पता है कि हमें क्या लिखना है। देखो क्वेश्चन तो रिपीटेशन होने वाले हैं नहीं। फॉर एग्जांपल रिपीटेशन मतलब ऐसा नहीं कि वो, पर कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन आए, 2, एक ये है और दूसरा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट नहीं होती है, यानी कि अगर आपने इसमें कुछ लिख दिया फिनोलॉजी में तो वो यहाँ पर रिपीट नहीं होता है, क्योंकि 2 ही 3 क्वेश्चन है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे 15 क्वेश्चन लिखोगे तो दिक्कत होती है कि कहीं आपने पहले पेज पर लिख दिया, वही 5वें 6वें पेज पर ना लिख दिया। तो ऐसी चीज़ें अपने रिपीटेशन की यहाँ दिक्कत होती है नहीं। तो फिर यहाँ अपनी जो जुगाड़ बनती है वो आराम से चल जाती है। तो सबसे पहले तो जो जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है उनको एक पेज पर लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले देखोगे आप 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें तो अभी तक बात बताई नहीं गई कि 3 चीज़ें हैं क्या। जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि टिक की फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर, ये वो लिख दो, तो ये लिखोगे तो तब ना, कम से कम सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें तो आप लिखोगे ही ना। कि उन्होंने टिक सीधा टेक्टोना ग्रैंडिस लिख दिया है, ठीक है, उन्होंने काम कर दिया, लेकिन आपको कम से कम यहाँ साइंटिफिक नेम के साथ उसका कॉमन नेम और फैमिली को स्टार्टिंग में टॉप में लिख दो। इसके बाद उन्होंने जो पूछा है वो एक एक करके अपन पॉइंट केवल वही लिखेंगे जो उन्होंने पूछा है। तो इस टाइप से अपना क्वेश्चन चलता रहेगा। अब इसमें स्पीसीज लेते हैं, अगर इन्हीं पॉइंट में ले लेते हैं तो जो अपनी जुगाड़ है उसको समझने के लिए क्या करेंगे, कोई एक स्पीसीज ले लेते हैं। जैसे कि अपन इस वीडियो में टिक को ले लेंगे, टिक से डिस्कस करते हैं, और ऐसे लगभग पॉसिबल है तो 4-5 वीडियो में ये पूरे सिस्टम को ये ट्री स्पीसीज को कंप्लीट करेंगे। एकदम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है, सभी को एक साथ डाटा बूम हो जाए तो दिक्कत आती है। तो इसके 2-3 वीडियो के बाद फिर इसे साइडलाइन कर देंगे, बीच में आता रहेगा, इसके लिए प्रॉपर स्पेस दे देंगे प्लेलिस्ट में, और अपनी जो नेक्स्ट सेक्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री वो उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, जैसे कि इसके स्टार्टिंग के 3 चीज़ें देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, फैमिली और डिस्ट्रीब्यूशन। किसको देखना है हमें, टिक को। तो इन्हें लिखेंगे कैसे, जैसे अपनी जो भी कॉपी है उसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसका साइंटिफिक नेम, टेक्टोना ग्रैंडिस। जब आप इसका साइंटिफिक नेम लिखो तो यहाँ 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, लिखने के बाद इसे अंडरलाइन जरूर कर दें। साइंटिफिक रूल है वो, नहीं तो मार्क्स कटने वाले हैं। दूसरा ये जो है फर्स्ट लेटर ये हमेशा कैपिटल होता है, और सेकंड लेटर जो है ये होता है स्मॉल। ठीक है, उन्होंने टेक्टोना ग्रैंडिस तो आपको खुद ही लिख के दे देते हैं। पेपर में भी देखोगे कि जब आपकी जो कॉपी आएगी उसमें अगर टेक्टोना ग्रैंडिस लिखा होगा तो वो इटैलिक होगा, थोड़ा तिरछा होगा, टेढ़ा होता है, क्योंकि इन्हें लिखा जाता है तो अंडरलाइन किया जाता है, और अगर टेक्स्ट किया जाता है तो उन्हें इटैलिक किया जाता है। एक बेटर वे होता है, उन्होंने इतना बोला ठीक है, लेकिन आप उसका जो भी लोकल नेम है, लोकल नेम ज़रूर लिख दें। लोकल नेम से थोड़ा लगता है कि हाँ जो स्टूडेंट है उसने भी कुछ काम किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया बस वहीं से आ गए। आपने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा है, इम्प्रूव किया है उसमें, तो थोड़ा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर आप टीक या सागवान जो भी है एक नाम लिख दो या दोनों लिख दो और करके यहाँ पर चल जाएगा। उन्होंने आपसे कभी फैमिली नहीं पूछी है, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप वहाँ फैमिली लिख दो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटी है आपको लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2016 का क्वेश्चन है, इन्होंने आपसे दुनिया भर की चीज़ें पूछी हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स, आर्टिफिशियल रीजनरेशन एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग। अब इसमें आप क्या करोगे, टीक पूछ लिया है तो आपको बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क में चलना था। टीक, टेक्टोना ग्रांडिस, फैमिली, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था तो फिर अपना फैमिली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 मार्क्स में पड़ रहा है, तो या टीक ही पूरा क्वेश्चन ही टीक का 1.5 या 2 मार्क्स में है, तो वैसे में इतनी सारी चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बादी है। जहाँ अपने पास सफिशिएंट टाइम है, मार्क्स अच्छे हैं, तो वैसे काम में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, जिससे आपको मार्क्स जो है वो प्रॉपरली, टीचर को भी मार्क्स देने के लिए कम से कम जगह तो मिले कि हाँ इसने कुछ लिखा है, तो उसे फैमिली वगैरह मेंशन कर दो। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। टीक का ही नहीं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन लिखना ही नहीं है विदाउट मैप। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हो तो समझ लीजिए आपका हाफ मार्क तो कट गया। तो कम से कम आपका मैप तो होना ही चाहिए, एक टाइप से कंपलसरी आइटम है डिस्ट्रीब्यूशन में। अब टीक के बारे में ही देख लेते हैं। तो टीक या साल, इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में ये अपनी जो रहती है कर्क रेखा, ठीक है, जो अपने कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहती है अपने क्या लगभग 24 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर 30.5 डिग्री है तो 24 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि यूजुअली जो अपनी बुक्स है उनमें बोला जाता है कि जो टीक है वो 24 डिग्री से नीचे के रीजन में ग्रो करता है। अब मैप बना दीजिए। अब ये तो रहा अपने इंडिया का रीजन, यानी कि इंडिया में किस रीजन में ग्रो करता है, जो अपना सेंट्रल इंडिया है, एमपी का रीजन है, कोस्टल में नहीं जाएगा, ये वाला जो है पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन में टीक बहुत मस्त तरीके से ग्रो करता है। ये जनरली जो अपना फॉरेस्ट का एरिया है ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस या ड्राई डेसिडुअस। ज़्यादातर में ड्राई डेसिडुअस है, कुछ एरिया है जैसे पुड़ा वाला है जो एमपी का रीजन है, वहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन है। यहाँ कुछ और भी पहाड़ीला एरिया है सेंट्रल में कर्नाटका का, जहाँ पर मॉइस्ट डेसिडुअस है। अदरवाइज ज़्यादातर केस में ये ड्राई डेसिडुअस कंडीशन है, तो उसमें ये टीक आराम से ग्रो करता है। ये अपने यहाँ नहीं है, यहाँ पर अपना जो म्यांमार वाला रीजन है उसमें भी टीक है। आपको शायद स्टार्टिंग में कभी बीच में बताया हो कि म्यांमार पे जो ब्रिटिश ने अटैक किया था, म्यांमार के साथ जो 3 वार हुए थे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, मतलब 1800 से स्टार्टिंग से लेकर 1800 के एंडिंग तक, 1870 या 80 के आसपास तक। तो जो तीनों वार किए गए म्यांमार पे कब्जे के लिए, वो एक्चुअल में म्यांमार से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। इनके पास टीक के बहुत बड़े फॉरेस्ट थे, बहुत अच्छा टीक था उनका, या मेनली जो टीक माना जाता है वो म्यांमार वालों को ही माना जाता है। हमसे भी अच्छा टीक म्यांमार वालों का है, तो यही प्राइमरी उसका ओरिजिन मान लिया जाता है। उन्हीं का अटैक से कर्म किया था। तो टीक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा मैप बना दो, इस पर 24 डिग्री लिख दो, यहाँ पर लिख दो टीक डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा लिख दो तो यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, यहाँ पर थोड़ा म्यांमार लिख दो, हो गया काम। इतने में अपना काम हो जाता है। अब अगर देखो क्वेश्चन जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का है, जब 10 मार्क का है तो बेटर होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में 2-3 लाइनें लिख दो, इसके बाद मैप बना दो, अपना काम हो जाता है। यानी कि इसमें जैसे 1 पॉइंट है, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है, 10 का मार्क है क्योंकि 2 पूछा है, 10 में 5 है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपना 2 मार्क्स का है। तो टीचर को क्या है कि 1 मार्क्स तो आपके हो गए डायग्राम का, कुछ 1-2 लाइन लिख दोगे तो उसे कम से कम 2 तो नहीं देगा, लेकिन वो ये है कि 1 तो इच्छा नहीं होगी तो कम से कम 1.5 तक चिपका देगा इसके हिसाब से। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे, ये चीज़ों को लिख देना है कि टीक जो है वो बिलो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ग्रो करता है। अब इस रीजन में देखो हमें ये तो पता है कि टीक जो है वो लाइट डिमांडर है,
तो लाइट जो है वो ये ट्रॉपिकल का रीजन है जहाँ पर लाइट अच्छी मिलती है। तो टीक जो है वो इसी रीजन में मेनली ग्रो करता है, जहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल है वो, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन है, ड्राई डेसिडुअस, मेनली फॉरेस्ट वही है, तो जो रेनफॉल है वो यहाँ पर कम ही है, 100 से 500 सेंटीमीटर की आसपास है। टेम्परेचर थोड़ा ट्रॉपिकल वाला है इसका, कुछ भी लिख दो, ज़रूरी नहीं कि 10 से 40 डिग्री ही लिखना है, 10 ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर 20 से भी 40 लिख सकते हो। कोई टाटा कंपनी ने थोड़ी बना के दिया कि 10 से 40 हो। बस एक समझ में आना चाहिए कि जो टीक है वो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो कर रहा है, खासकर इंडियन पेनिनसुला रीजन में है, जो 24 डिग्री से नीचे है, जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी कम होती है। और क्योंकि ये लाइट डिमांडर स्पीसीज है और उस रीजन में से सफिशिएंट जो लाइट है वो मिल जाती है। अब इससे होता क्या है कि जो टीचर जो है उसे भी ऐसा लगता है अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, तो उसे लगता है कि देखो ये तो सभी को पता होता है कि टीक जो है वो लाइट डिमांडर है, जो भी स्पीसीज इस रीजन में ग्रो कर रही हैं वो सभी की सभी मेजॉरिटी लाइट डिमांडर स्पीसीज है। तो वो तो उसे भी मालूम है, लेकिन इस टाइप के पॉइंट मिल जाते हैं तो उसे ये लगता है अच्छा इसने एक पॉइंट और फेंक दिया, तो फिर उसे भी थोड़ा अच्छा लगता है, वो मार्क देने में भी उसे बन जाता है। तो ये एक बेसिक सा गुणताड़ा हो गया यहाँ पर कि आखिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें आगे आप क्या लिखोगे, केवल इतने ही से काम नहीं हो जाता है, आपको थोड़ा और अगर लिखना है, उसे एक्सटेंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ही अगर 5 मार्क में, तो क्या कर सकते हो, थोड़ी सी अपनी हेडिंग आ गई तो 3 लाइन में लिख दिया, इसके बाद आगे पॉइंट में लिख सकते हो। क्लाइमेट लिख सकते हो, अगर क्लाइमेट को यहाँ पर आपने ये दुनिया भर की चीज़ें नहीं लिखी है तो फिर यहाँ पर सीधा लिख सकते हो क्लाइमेट करके ये चीज़ें लिख दो कि रेनफॉल कितनी होती है, टेम्परेचर क्या होता है, मतलब क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह पर है। अगर आप ये तब लिखोगे कि जैसे यहाँ पर सीधा डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, इसके बाद सीधा क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, जियोलॉजी लिख दिया और यहाँ पर वगैरह में मैप बना दिया। एक तो ये तरीका है, या फिर ये जो क्लाइमेट और एल्टीट्यूड वाली चीज़ें हैं इन्हें ऐसे पॉइंट वाइज में ना लिख करके ऐसे पैराग्राफ में लिख दो। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। बस ऐसा कर सकते हो कि एक ही तरीके को हर क्वेश्चन में, सपोज ऐसे 3 क्वेश्चन है या ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूशन लिखना था, तो दोनों में सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो थोड़ा वैसा लगता है। तो एक में थोड़ा ऐसा 2-3 लाइन में पैराग्राफ में लिख दो, क्लाइमेटिक फैक्टर को यहाँ लिखना है, उन्हें यहाँ पर पैराग्राफ में लिख दो, रिमेनिंग में आगे अल्टीट्यूड और जियोलॉजी वाले पॉइंट लिख दो स्टार पॉइंट बना करके। क्लाइमेटिक नहीं लिखो क्योंकि यहाँ उसमें आपने इंट्रो में लिख दिया ऐसे, या फिर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे और उसके बाद क्लाइमेटिक, अल्टीट्यूड और जियोलॉजी वाली चीज़ें लिख दोगे, तो इस टाइप से अपना काम हो जाता है। अब बात आती है अल्टीट्यूड को। ये ध्यान रखो कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे उसमें आपको एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर याद रखना है, दूसरा अल्टीट्यूड की याद रखना है, तीसरा जियोलॉजी एंड सॉइल। यानी कि ये दिमाग में रखो कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए उसमें हमें 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर लिखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वो कहाँ है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर भी है वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, जियोलॉजी यानी कि मिट्टी कैसी है, और वो कितनी ऊंचाई पे है। अब जितने भी साउथ इंडिया के पेड़ हैं मेजॉरिटी वो बिलो 1 किलोमीटर है, यानी कि बिलो 1000 अल्टीट्यूड से नीचे है। तो अब 1000 पे या तो यहाँ पर सीधा लिख दो बिलो 800 मीटर या बिलो 900 मीटर या बिलो 1000 मीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि जो एवरेज अल्टीट्यूड है वो बिलो 1000 है, ठीक है। अब आता है अपना जियोलॉजी कि टीक जिस रीजन में ग्रो हो रहा है वहाँ की मिट्टी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन में इसी भी लिखना है। अब यहाँ पर बेटर तरीका है कि पहले तो हम ये समझ लें कि देश में जो अपनी 36 स्पीसीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है कि एक तो आपको मैप बनाने में आसानी होगी, दूसरा जैसे मैं अगर सॉइल बताऊं तो आपको हर ट्री स्पीसीज के लिए सॉइल याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको एक सॉइल का एक ब्रॉड मैप पता है इंडिया के सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ऑब्वियसली अगर साउथ इंडिया में टी ग्रो कर रहा है तो साउथ की जो सॉइल होगी वही लगा देनी है आपको। अगर यूपी में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो यूपी की जो सॉइल है जो कि एलुवियल है, अपनी रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है, तो ऑब्वियसली यूपी में जो ट्री स्पीसीज उग रही है उनकी सॉइल जियोलॉजी एंड सॉइल में लिखेंगे तो हम एलुवियल ही लिखेंगे। दूसरी बात,
कोई भी स्पीसीज हो वो हमेशा ऐसी सॉइल में ग्रो करेगी जो कि वेल एयरेटेड हो। वेल एयरेटेड मतलब जो सॉइल है या मिट्टी जो है उसमें प्रॉपरली हवा हो, एयर हो। आपको एक शायद है, अभी नहीं बताया गया आपको, जो अपनी मिट्टी होती है फॉरेस्ट सॉइल में डिस्कस करेंगे इसे। मिट्टी के एक्चुअल में ये मान के चला जाता है कि इसका 50% है सॉलिड पार्ट और 50% है स्पेस। ये जो 50% सॉलिड है उसे तो छोड़ दो, अभी मतलब का नहीं अपने। जो 50% स्पेस है इसमें हम मान के चलते हैं 25% है इसमें वाटर और 25% जो है वो है अपनी एयर। अगर मिट्टी सूखी है इसका मतलब है पानी कम हो गया तो एयर का स्पेस बढ़ गया। अगर मिट्टी गीली है इसका मतलब एयर का स्पेस कम हो गया, वाटर ज़्यादा बढ़ गया। तो कोई भी सॉइल हो अगर वो ज़्यादा पानी है उसमें एयर कम है तो वहाँ प्लांट बेटर तरीके से नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट को ज़मीन से केवल मिनरल्स ही नहीं चाहिए होते, पानी ही एब्जॉर्ब नहीं करना होता है। वो ज़मीन में जो ऑक्सीजन होती है उसे भी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो हवा से तो ऑक्सीजन ले नहीं सकती उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, तो वो ज़मीन की ही मिट्टी में से ऑक्सीजन लेती है और उसी से अपनी रेस्पिरेशन की एक्टिविटी करती है। और अगर मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो प्लांट की रूट्स हैं उनकी हो जाती है डेथ। तो कोई भी प्लांट हो, एक बात तो सीधी सी बात है कि कोई भी प्लांट हो वो वेल एरेटेड सॉइल में ही ग्रो करेगा। ये इस टाइप की जो इम्पेडेड ड्रेनेज है यानी कि जहाँ पर जल भर जाता है ऐसी जगह पर नहीं ग्रो करता है। बस इसी पॉइंट को आपको पकड़ के चलना है, क्योंकि जब भी जियोलॉजी एंड सॉइल लिखना हो तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा पॉइंट होता है, इसमें बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। या तो आप एक तो सीधा सॉइल लिख दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिख दोगे तो नहीं बन रहा कुछ तो बोल देना वेल एरेटेड सॉइल में होती है। वेल एरेटेड सॉइल हो, बढ़िया ग्रो करता है, ख़त्म काम, इतने में अपना पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर अपन दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। एक तो ट्री स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस रीजन में कौन सी ट्री स्पीसीज है। यहाँ पर अपन टीक को देख रहे हैं, लेकिन ना केवल टीक, बका की स्पीसीज भी अगर देख ली तो आपको एक आइडिया आ जाता है। तो हम टीक को पढ़ रहे हैं, लेकिन बका की कोई भी स्पीसीज आ जाए आप उसे आराम से डिस्ट्रीब्यूशन उसका हैंडल कर सकते हो। जैसे कि पहले आता है अपना टीक। टीक किस रीजन में ग्रो करता है। जब भी टीक के लिए साल के लिए डायग्राम बनाओ तो ये कंफर्म कर लो, मैप बना के बाद इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ कर देना, जो एक टाइप से कहीं नॉर्थ और साउथ को एक टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन सा कर देता है कि हाँ भाई ये नॉर्थ का रीजन है, ये साउथ का है। ये जो रीजन है अपना, इस रीजन में ग्रो करता है अपना टीक, और इसी रीजन में ग्रो करता है चंदन। जो सैंडलवुड है वो भी टीक के साथ साथ ग्रो करता है। बस इतना फ़र्क है, टीक जो है वो लाइट डिमांडर है और जो चंदन है, सैंडलवुड है, ये सेट डिमांडर है। इसे ओवरहेड लाइट नहीं चाहिए होती है। वैसे भी बोलते हैं चंदन है बहुत कोमल सा होता है, तो कोमल है, मुलायम है चीज़ें, अगर उसे आप बहुत ही ओवरहेड लाइट दे दोगे तो वो जल जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो जो चंदन है वो सेट डिमांडर है, यानी कि यहाँ पर जो जंगल होते हैं उन जंगलों में, बड़े बड़े जो घने जंगल है उनमें ये छाँव में ये पेड़ उग जाता है। दूसरा, चंदन के बारे में बका की चीज़ें जो पैरासाइटिक होता है, ये वही मैन इसका कैरेक्टर है, उसी पे इसलिए क्वेश्चन आते हैं। उन चीज़ों को बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ साउथ इंडिया में आपको मिल जाएगा टीक और चंदन। एक स्पीसीज आपके सिलेबस में और है, सालमेलिया मैलाबारिकम। आपको मालाबार कोस्ट पता है, तो सालमेलिया मालाबारिकम जो है, तो ये मालाबार कोस्ट है, तो वो कोस्टल वाले रीजन में ऐसे डैश करके बना देना कि ये है सालमेलिया मालाबारिकस। 3 स्पीसीज समझ में आ गई आपको। अब जाते हैं अपन नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो अपना नॉर्थ इंडियन प्लेन है, ये इस प्लेन में अपने में पूरा डोमिनेंट है। ये ना केवल नॉर्थ इंडिया, जो एमपी है, एमपी का भी आधा पार्ट, एमपी झारखंड वाला जो रीजन है, कुछ रीजन अपना छत्तीसगढ़ का भी पकड़ लो। छत्तीसगढ़ के जो ऊपर के स्टेट के जो ऊपर के रीजन है, झारखंड बिहार है, इस रीजन को पकड़ लो। इधर हरियाणा से पकड़ लेंगे, पंजाब तरफ नहीं आना है, क्योंकि पंजाब में जंगल है ही नहीं। हरियाणा पंजाब में, क्योंकि जब से वो हम लोग पढ़े हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो उसके हड़प्पा के बाद ही लगभग
इस रीजन में जैसे जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, लगभग 3,000 साल पहले से, उसी टाइम से जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो गए, क्योंकि सिविलाइजेशन सबसे पहले उधर ही हुई। तो इन्होंने उस रीजन के जंगल साफ़ कर दिए। तो इस रीजन में तो आपको हरियाणा पंजाब तरफ ड्रॉ नहीं करना है जनरली, लेकिन ये जो अपना यूपी है, इस रीजन को आप ड्रॉ कर दो। अब इस रीजन में कौन कौन सी स्पीसीज मेनली ग्रो करती हैं? एक तो इम्पोर्टेंट स्पीसीज मिल जाती है अपन को साल, सोरिया रोबस्टा। साल जो है वो मेनली इधर ग्रो करती है। इसके साथ आपके में जो है साल की फैमिली है डायप्टेरोकार्पेसी, तो उसी के जो परिवार के जो अदर सदस्य हैं, इधर है अपना आसाम वाला रीजन। तो इधर साल तो नहीं है, लेकिन साल की भाई भतीजे जो हैं वो इधर है। इन्हें बोलते हैं डायप्टेरोकार्पस एलिटस है, डायप्टेरोकार्पस की अदर स्पीसीज है, डायप्टेरोकार्पस असामिया है। वो सारी स्पीसीज जो हैं वो इस रीजन में ग्रो करती है। तो साल और डायप्टेरोकार्पस को समझ सकते हो। और जो डायप्टेरोकार्पस की स्पीसीज इधर ग्रो करती हैं वो साल के साथ भी है, मतलब डायप्टेरोकार्पस इधर भी है, डायप्टेरोकार्पस इधर भी है, और साल भी इधर ही है। तो ये साल और डायप्टेरोकार्पस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में 3-4 स्पीसीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली स्पीसीज है डलबर्जिया सिस्सू। डलबर्जिया सिस्सू और डलबर्जिया लैटिफोलिया लगभग एक ही है, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन है। पत्ती का जो है लैटिफोलिया जो होती है, वैसे याद रखने का मतलब नहीं है आपके लिए, लैटिफोलिया उसकी जो पत्ती है वो लास्ट में थोड़ी अंदर की साइड अंदर हो जाती है, और जो सिस्सू है उसकी जो लीफ है वो लास्ट में थोड़ा पॉइंटेड होती है। बस लीफ में ज़्यादा कोई वेरिएशन है नहीं, हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं है, अपन को एग्जाम में पूछेंगे नहीं वो। तो ये जो डलबर्जिया सिस्सू है और जो लैटिफोलिया है, ये मेनली अपने पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन में मिलेगी। यूपी गवर्नमेंट ने भी क्या किया था कि उनके यहाँ जो रोड्स होते हैं, अपने रोड जो हैं स्टेट हाईवेज हैं, उनके किनारे एफोरेस्टेशन के लिए उन्होंने डलबर्जिया सिस्सू और यूकेलिप्टस को बहुत ज़्यादा यूज किया। तो डलबर्जिया सिस्सू मेनली आपको मिलेगा यूपी जो अपने जो बेल्ट है, प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन, उसी में मिल जाएगा। इसके अलावा डलबर्जिया सिस्सू एक जगह और आपको मिलेगा, ये जो चंबल का रीजन है, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना एमपी का जो सेंटर का रीजन आएगा, इस रीजन का जो चंबल वाला रीजन आ जाएगा, उस चंबल के जो रेवाइंस आएंगे उसमें भी अपन को 2-3 स्पीसीज हैं जो बहुत अच्छी मिलती है। एक है डलबर्जिया सिस्सू, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रुप करती है। ये जो चंबल के जो अपने रेवाइंस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो रेवाइंस वाला रीजन है वो इधर राजस्थान का भी पार्ट पकड़ता है। जो आगरा वाला है, धौलपुर है इनका राजस्थान वालों का, वो लगभग इसमें पड़ जाता है। इधर इनका जो यूपी है, इनके जो जालौन है, इटावा वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, और एमपी के भी 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, भिंड, मुरैना है, श्योपुर वगैरह है, तो वो इसमें रेवाइंस के रीजन में पड़ जाते हैं, डकैतों वगैरह की, इसलिए दिक्कत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर एक तो है अपनी डलबर्जिया सिस्सू, जो इस रेवाइंस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा मिलती है। दूसरी यहाँ पर स्पीसीज है अपनी अकेसिया निलोटिका। निलोटिका मतलब बबूल, निलोटिका, अकेसिया निलोटिका बबूल। और एक और है अकेसिया कटेचू, जिसे बोलते हैं खैर। ये तीनों जो स्पीसीज हैं ये इन रेवाइंस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। अब जैसे जो डलबर्जिया सिस्सू है वो एक्चुअल में रेवाइंस में नहीं होता है, क्योंकि ये जो रिवर्स है, रेवाइंस मतलब वहाँ पर रिवर्स हैं, छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स है। तो रिवर्स के जो किनारे वाले जो बेड होते हैं, जिन्हें कछार बोला जाता है, ये जो है वो लगभग वो कछारों में बहुत होता है, खासकर नदी के किनारों पे। तो ये मेनली आपको नदी के किनारों पे मिल जाता है। ये जो निलोटका और जो कटेचू है, ये एक्चुअल में रेवाइंस में इधर उधर जो सूखे एरिया है वहाँ पर भी मिल जाता है। तो ये जो तीनों स्पीसीज हैं ये इस रीजन में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहीं पे है। अब जैसे सिस्सू है वो नदी के किनारों है, एक्चुअल रेवाइंस में नहीं है, लेकिन नदी के किनारे पे है,
उसे चाहिए ज़्यादा पानी, तो वो पूरे यूपी में भी ग्रो करता है। नीलोटका की अगर बात कर लें तो नीलोटका ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ही हार्डी है। अगर ज़मीन में क्रैक आ जाए, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल देखी होगी, ब्लैक सॉइल आप लोगों ने देखी होगी, समय के साथ जब वो ड्राई होती है तो उसमें क्रैक आती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। जब दरारें पड़ती हैं तो पेड़ जो है उनकी रूट को डैमेज कर देती है, खासकर छोटे पेड़ हो उनकी रूटें डैमेज हो जाती है, बड़े की तो डीप तक नीचे चली जाती है। तो बहुत सारे पेड़ इस टाइप के जो डैमेज होते हैं उन्हें सहन नहीं कर पाते, जबकि नीलोटका सहन कर लेता है। अब ये ब्लैक सॉइल कहाँ है? पूरा तो अपना महाराष्ट्र है, ये यहाँ यूपी है। तो नीलोटका जो है वो यूपी में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, यानी कि इस पूरे रीजन में, राजस्थान के रीजन वगैरह भी है, इसमें पूरे में नीलोटका मिल जाएगा। तो यूजुअली जो अपना खैर है, नीलोटका है, सिस्सू है, ये इन रीजन में डोमिनेंट है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूपी और इधर महाराष्ट्र तक चला जाता है। महाराष्ट्र के वेस्ट मतलब सेंट्रल या नीचे तक इस रीजन में आराम से ये 3 स्पीसीज अपनी मिल जाती है। तो यहाँ पर अपना ये वाला जो हिस्सा था वो तो आपको हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? एक देख चुके हैं टीक को और उसके साथ चंदन को। दूसरा इधर देख चुके हैं इस रीजन में साल और डाप्टेरोकार्पस को। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में मेनली मान लिया हमने सिस्सू के साथ हमने एक तो बबूल देख लिया, अकेसिया नीलोटका और अकेसिया कटेचु यानी कि खैर को देख लिया। एक आता है टैमेरिंड, ये भी अपने सिलेबस में है, इमली, टैमेरिंडस इंडिका। इमली का भी वैसे तो साउथ में भी मिल जाती है, सेंट्रल में भी है, अपने महाराष्ट्र में भी इजीली ग्रो करती है, लेकिन यूपी में ये डोमिनेंट है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल। देखो कोई भी ट्री स्पीसीज जो मेजॉरिटी जो है वो यूपी में मिल जाती है। रीज़न यही है कि जो मिट्टी है वो एलुवियल है, तो मुलायम है। कोई भी ट्री स्पीसीज है उसके लिए ग्रोथ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी मिल जाती है, सॉइल बहुत आसान है तो आराम से वहाँ टिक जाता है। तो ये जो टैमेरिंड है ये नॉर्थ इंडिया में थोड़ी डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ अपन को महाराष्ट्र तक के रीजन में मिल जाती है, ये पूरे रीजन में ये टैमेरिंड मिल जाती है। एक आता है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस नॉर्थ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि नॉर्थ में यूपी और पंजाब, यूपी हरियाणा पंजाब, इन तीनों ही स्टेटों ने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन किया। यूपी ने क्या किया कि उनके यहाँ कैनाल बनाई गई, जो नहरें हैं इरिगेशन के लिए कैनाल्स पूरा सिस्टम बनाया गया। तो कैनाल्स जो है वो फूटे ना, इधर उधर पानी ना फैल जाए, तो उसके लिए कैनाल्स के किनारों पे प्लांटेशन वर्क किया गया। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ ज़्यादातर में डलवर्जिया सिस्सू और यूकेलिप्टस की प्लांटेशन की गई, और पंजाब और हरियाणा में ज़्यादातर ने यूकेलिप्टस की प्लांटेशन की। उसके पीछे रीजन है, ये रीजन आपको 2-3 जगह हेल्प करेंगे। आखिर यही 3 स्पीसीज जो अपना यूकेलिप्टस है और पॉपुलर है, यानी कि यूकेलिप्टस है और डलवर्जिया सिस्सू, क्यों आखिर यूपी हरियाणा पंजाब ने इन्हीं 3 स्पीसीज को मेनली प्लांटेड किया? मतलब 2 स्पीसीज है अपनी, इन्हीं 2 स्पीसीज को क्यों इन तीनों स्टेटों ने ज़्यादातर प्लांटेड किया, चाहे वो रोड के किनारे हो या फिर कैनाल के किनारे हो? उसके पीछे रीज़न ये है कि जो कैनाल्स हैं, नहरें जो हैं, उनकी पास जो मिट्टी है पक्की तो होती नहीं थी। आज के टाइम पे भले ही हम लोग सीमेंटेड बनाते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे सीमेंटेड नहीं हुआ करती थी। तो उनमें जो मिट्टी है, वो जो पानी है वो नीचे की तरफ पर्कुलेट हो जाता था, सीपेज के इशू थे। और जो सीपेज है वो साइड के जो फार्म होते थे, खेत जो होते थे नहरों के किनारे वाले, उनमें वाटर टेबल बढ़ा देते थे। तो अगर अपनी जो कैनाल्स हैं, ये रहा, ये इधर किसी का फार्म है, इधर किसी का फार्म है, अगर कैनाल्स में यहाँ पर पानी है, ये सीपेज इधर से जाके इनका वाटर टेबल ना बढ़ा दे, तो यहाँ पर हम लोग प्लांटेशन कर देते थे। ये क्या करते हैं कि यहाँ का जो वाटर है उसे एयर में ट्रांसफायर करते हैं, इवापोरेट करते हैं। यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करता है, इस वजह से यहाँ पर जो सीपेज के इशू हो रहे थे वो नहीं होने देता, इसलिए यूकेलिप्टस को मेनली करते हैं। और डलवर्जिया सिस्सू इसलिए किया जाता है कि ये करता है, उतना ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन इसे इतने वाटर लॉगिंग कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदरवाइज़ किसी और स्पीसीज को लगा दिया तो वो यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाती है उसे।
तो ये जो है स्पीसीज जो अपनी थी, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इसमें बेल्ट आता है अपना आप फैमिली का। आम आदमी पार्टी नहीं है, ये है अकेसिया अल्बिजिया, प्रोसोपिस, केसिया और नीम। ये जो आप है, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो थोड़ी सेमी एरिड कंडीशन में ग्रो हो जाती हैं, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ पर होंगे? एक तो अपने राजस्थान का सेमी एरिड रीजन की बात की जा रही है, बिल्कुल एरिड की नहीं। तो राजस्थान का ये वाला, ये तो अपना रहा एरिड वाला रीजन। तो सेमी एरिड कौन सा रहा? इसके साइड का ये वाला जो रीजन है, थोड़ा हरियाणा का है, राजस्थान का रीजन है, एमपी का रीजन है। इसके अलावा सेमी एरिड कहाँ है? साउथ में भी है। अपनी जो तेलंगाना रीजन है, आंध्र प्रदेश का कुछ रीजन है जहाँ पर सूखा अक्सर पड़ जाता है, या इनकी जो महाराष्ट्र है उसके मराठवाड़ा के आसपास का थोड़ा बहुत रीजन है, सेमी एरिड कंडीशन है। तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज हैं वो इधर भी ग्रो हो जाती है साउथ में, और अपने यहाँ भी मेनली मिलती है। यहाँ चंबल वाला जो रीजन है उसमें भी थोड़ी सेमी एरिड कंडीशन होती है, क्योंकि चंबल वालों के साथ दिक्कत क्या है, वहाँ जितनी भी बारिश हो जाए, बारिश के लगभग आधे घंटे में पानी साफ़ हो जाता है। पूरा जो रन ऑफ है वो बहुत तेज़ी से रैपिडली होता है और पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो ये जो सेमी एरिड कंडीशन है उसमें आराम से ये आपकी फैमिली ग्रो करती है। कौन सी? अकेसिया, अल्बिजिया, प्रोसोपिस, केसिया, नीम भी वगैरह भी उसी में आ जाता है। नीम के साथ बात की जाए तो नीम कोई ऐसा नहीं कि नॉर्थ इंडिया का प्लांट है या साउथ इंडिया का प्लांट है। हाँ, वो पैन इंडिया है। तो देखो, ज़्यादातर स्पीसीज अपनी जो है वो पैन इंडिया है, वो नॉर्थ में भी है, साउथ में है। ये नॉर्थ साउथ के जो बंटवारा है वो मेनली टीक और साल के केस में होता है, ज़्यादातर स्पीसीज के नहीं है। साल की फैमिली मेनली नॉर्थ में है और टीक की फैमिली मेनली इधर है। चंदन जो है वो साउथ में ही डोमिनेंट है, नॉर्थ वाले लगा लें ज़बरदस्ती भले ही लगा ले, लेकिन सर्वाइव कर नहीं पाता यहाँ पर। तो ये जो बेसिक स्पीसीज है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अभी इसमें कुछ और स्पीसीज बची हुई हैं। एक है ब्यूटिया मोनोस्पर्म, तेंदुपत्ता, ये पलास है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा तेंदुपत्ता अलग होता है। जो पलास है वो मेनली एमपी में ग्रो करता है। एमपी महाराष्ट्र का जो रीजन है, बॉर्डर का सतपुड़ा जो रेंज है, उसमें मेनली होता है ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। इसके अलावा अभी हमें चलना है अब पहाड़ीले रीजन में। अभी तक जिस चीज़ को हमने नहीं देखा है, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट का रीजन। अपने जो क्वेश्चन है वो नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा आते नहीं है। नॉर्थ ईस्ट रीजन से अपना एक तो आता है बम्बू और केन। जब भी बम्बू और केन का मुद्दा आएगा तो वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा डायप्टेरोकार्पेस, जो डायप्टेरोकार्पेसी यानी कि साल की जो फैमिली है, साल इस रीजन में, लेकिन इस रीजन में डायप्टेरोकार्पेसी के मेंबर हैं। तो ये हो गया। ज़्यादातर और स्पीसीज इस रीजन के अपने सिलेबस में शामिल नहीं है। अब अपना आता है कॉनिफर्स। दो स्पीसीज और हैं जो कॉनिफर्स नहीं है, एक है सेलेक्स और दूसरी है पॉपुलर। ये दोनों ही स्पीसीज कॉनिफर्स नहीं है। ये ध्यान रखो कि ये कोल्ड एरिया की हैं लेकिन कॉनिफर्स नहीं है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, इन्हें भी हम लोग कॉनिफर्स में मान लेते हैं, तो फिर उसी के हिसाब के कैरेक्टर मान लेते हैं। सेलेक्स और पॉपुलर कॉनिफर्स नहीं है। अब देखते हैं ग्रो कहाँ होते हैं, इनके थोड़ा रीजन को समझने की ज़रूरत है हमारे लिए। अपना जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, ये अपना ऊपर का रीजन रहा। ये रहा अपना लद्दाख वाला रीजन। लद्दाख में तो थोड़ा कम है, वहाँ पर सेलेक्स की प्लांटेशन की जा रही है उस रीजन के एफोरेस्टेशन के लिए। लेकिन यहाँ जो कश्मीर वैली रीजन वगैरह है, बीच का जो लद्दाख के और कश्मीर वैली को जोड़ते हैं, तो बीच का जो रीजन है उस रीजन में सेलेक्स की प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की जाती है। रीजन वहाँ पर ये नहीं कि सेलेक्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है, पर्पज़ ये है कि वो रीजन जो है वहाँ क्रिकेट बैट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो वो पोलार्डिंग करते हैं सेलेक्स की, तो यहाँ सेलेक्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। दूसरा आता है अपना पॉपुलर का रीजन। पॉपुलर करते तो वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं कि लद्दाख वाले नहीं लगाते। अफोरेस्टेशन में सेलेक्स और पॉपुलर दोनों ही लगा रहे हैं वो। लेकिन पॉपुलर के लिए जो मेन प्लांटेशन वाला जो एरिया डेवलप हुआ है वो है अपना शिवालिक रीजन ले लो, ये है अपना उत्तराखंड,
ये उत्तराखंड का हो गया, ये हिमाचल का रीजन है, ये हिमाचल आ गया, ये उत्तराखंड आ गया। इनका जो तराई रीजन है, इस पूरे तराई रीजन में ऊपर उत्तराखंड का, हिमाचल और उत्तराखंड का भी थोड़ा पार्ट है और नीचे यूपी आ गया और इधर हरियाणा आ गया। तो इनका जो ये तराई वाला रीजन है, इस पूरे रीजन में पॉपुलर की खेती की जाती है। क्यों की जाती है, क्या है, वो जब पॉपुलर को डिस्कस करेंगे तब उन चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे, स्टोरी में करेंगे, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। स्टोरी वाली जो कहानियाँ होती हैं वो हमें याद हो जाती हैं। तो ये सेलिक्स और पॉपुलर का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अब अपना इसके बाद आते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स में क्या है सिलेबस में, एक है पाइनस रॉक्सबर्गी, एबीज, पिंड्रॉ, देवदार, मेनली 3 ही स्पीसीज हैं। तीनों अपनी हिमालय में मिलेंगे, सिल्वर फिर, देवदार और चीड़ पाइन, यानी कि पाइनस रॉक्सबर्गी। पाइनस रॉक्सबर्गी है वो बिल्कुल आउटर हिमालय में है, यानी कि जो अपना शिवालिक रेंज है, शिवालिक में ही होता है पाइनस रॉक्सबर्गी। जनरली पाइनस रॉक्सबर्गी उस एरिया में भी मिल जाता था जहाँ पर हम लोग आजकल पॉपुलर की कल्टीवेशन करने लगे, वहाँ पर हमने पाइन को निकाल दिया और ये आ गया वहाँ पर। देवदार और सिल्वर फिर थोड़ा मिडिल या ग्रेटर हिमालय में मिल जाएंगे, मिडिल से ही शुरू हो जाते हैं। शिवालिक जो अपना शिवालिक है उसके अंदर की साइड से शुरू हो जाता है ये देवदार और सिल्वर फिर। तो ये स्पीसीज है अपनी हिमालय की। जब इन्हें लिखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ की सॉइल कैसी है, इनका अल्टीट्यूड क्या है, स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में है। ये जो है सेमी एरिड की स्पीसीज है, वो इस रीजन में भी है, थोड़ी इस रीजन में है। साल डैप्टेरोकार्पस इस रीजन में ग्रो करता है। सिस्सू है वो भी लगभग इसमें है, महाराष्ट्र तक ये पूरा है। सिस्सू है, यूकेलिप्टस है, टैबेरेंडस, ये पूरे में ग्रो कर रहा है। यूकेलिप्टस का कोई फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि ये अपने यहाँ का है नहीं, यहाँ पर प्लांटेशन की गई इसलिए आपको बताया गया। लेकिन यूकेलिप्टस में क्या है कि एक स्पीसीज नहीं है, इसकी 16-17 स्पीसीज हैं। तो कोई स्पीसीज डेजर्ट में उग रही है, कैमल्डुलेंसिस होती है इसकी यूकेलिप्टस कैमल्डुलेंसिस, वो राजस्थान के सेमी एरिड रीजन में ग्रो कर जाए। अदर स्पीसीज है वो नीलगिरी में भी उगती है। तो ऐसे पैन इंडिया होता है। तो कुछ चीज़ों को जब इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे तो उनका वो मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन ये क्या है, एक बेसिक समझ में आ जाता है कि हाँ क्या चल रहा है। तो इससे क्या है कि एक फ्लो से हम कई चीज़ें हैं आराम से धीरे धीरे अपनी बनती रहती है। तो ये मैप जो है इस पर एक बार काम कर लो, इसे समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर क्या है, जिससे आगे डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को दिक्कत ना आए। दूसरा क्वेश्चन आता है सॉइल का। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक बार जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कैसा है, क्लाइमेट। अब जो स्पीसीज नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रही है तो उसकी जो रेनफॉल है वो नॉर्थ इंडिया वाली होगी, क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल ही होगा। जो स्पीसीज हिमालय में उग रही है उसका टेम्परेट क्लाइमेट होगा, रेनफॉल उसी के हिसाब से होगी, उसी के हिसाब से मॉइस्चर वगैरह होगी, फैक्टर वगैरह उसी के हिसाब से होंगे। अल्टीट्यूड भी हिमालय का है तो वो 2000 से 3000 है या अबव 3000 है, जो भी है वो अल्टीट्यूड उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब मुद्दा आता है अपना मिट्टी का। मिट्टी को अभी तक हम लोगों ने नहीं समझा है। अब मिट्टी का एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इंडिया में जो सॉइल्स हैं उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा इसे। अपने यहाँ जो सॉइल्स हैं, एक तो सबसे पहले तो लेते हैं सेंट्रल इंडिया वाली। सेंट्रल इंडिया में जो सॉइल है ये है ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसमें लगभग एमपी का आधा रीजन आ जाता है। एमपी का जो मालवा वाला रीजन है उससे लेके ये अपना महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पार्ट है, गुजरात का कुछ पार्ट आ जाता है, क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल गुजरात में भी है, कॉटन का प्रोडक्शन उनके यहाँ भी अच्छा होता है और महाराष्ट्र में भी अच्छा होता है। फिर इधर अपना कुछ हैदराबाद यानी कि तेलंगाना वगैरह का है, इसका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का थोड़ा बहुत रीजन आ जाता है। तो जो सेंट्रल वाला रीजन है ये है अपना ब्लैक कॉटन सॉइल या रैकर सॉइल। इसका मतलब है कि कोई भी स्पीसीज जो इस रीजन में ग्रो कर रही है, आप समझ लिख सकते हो कि ये भाई एलुवियल में, सपोज जैसे अपना डलबर्जिया सिस्सू है तो उसे आप लिख सकते हो कि ये एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी ग्रो करती है, लेकिन ये सेंट्रल इंडिया की जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसमें भी मिल जाती है, या जो थोड़ा बहुत रेड सॉइल है उसमें मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक समझ में आ गई कि जो भी स्पीसीज इस रीजन में ग्रो कर रही हैं वो ब्लैक कॉटन सॉइल पे या ब्लैक सॉइल पे ग्रो कर रहे हैं।
इसके अलावा जो सॉइल है, यहाँ पर कोस्टल रीजन को ध्यान रखो, कोस्टल की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। रिमेनिंग जो रीजन होगा ये वाला, ये सॉइल है साउथ की, ये है रेड सॉइल। रेड सॉइल अपने यहाँ थोड़ा कम मिलती है क्योंकि ये पेनिनसुला वाली है, जो रॉकी एरिया होते हैं उनका है, साउथ में रॉक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला जो रीजन है ये है रेड सॉइल का। तमिलनाडु जो मेजोरिटी अपनी रेड जोन में है, रेड सॉइल रीजन में पड़ जाती है। तो जो भी स्पीसीज साउथ की हैं वो मेनली रेड में ग्रो कर रही होती है। जैसे कि टीक और साल की, टीक की जब भी बात करेंगे अपन, तो टीक मेनली ब्लैक इतना नहीं मिल पाता है, सबसे ज़्यादा टीक को रेड सॉइल ही मिलती है। मैंने शायद ब्लैक थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बना दी है। तो रेड सॉइल रीजन में रहता है। तो टीक की जब भी हम बात करेंगे बोल देंगे कि ये मेनली रेड सॉइल रीजन में ग्रो करता है, या रेड सॉइल में आयरन रिच होता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। थोड़े सॉइल के कैरेक्टर लगा देते हैं। टीचर कौन से चेक करने जा रहा है लेबोरेटरी में। दूसरा अपना यहाँ पर चंदन है, सैंडलवुड है, वो भी इसी रीजन में ग्रो करता है। तो वो भी यानी कि रेड सॉइल रीजन में चंदन बहुत अच्छी ग्रो कर रहा है। तो ये रहा रेड सॉइल का। एक और है, वो है लैटेराइट सॉइल। ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो जो सॉइल है उस पर ज़्यादा मिट्टी, ज़्यादा पानी गिरने की वजह से जो सस्की ऑक्साइड है वो नीचे पर्कुलेट हो जाते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ लैटेराइटिक सॉइल का हो जाता है फॉर्मेशन। तो अब लैटेराइट सॉइल बनी तो इस रीजन की जो स्पीसीज होंगी वो लैटेराइटिक सॉइल में ग्रो करेंगी। जैसे कि जाइलिया जाइलोकार्पा, इसमें टिक भी ग्रो करता है लैटेराइट में, लेकिन दो जब ग्रो तो कोई भी कर जाते हैं, दो लोग हैं एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन इसके हिसाब से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा फेवरेबल है, तो ये इसे कंपटीशन में आउट कर देगा। तो टीक और जाइलिया जाइलोकार्पा दोनों ही इस रीजन में ग्रो करते हैं, बट जाइलिया जाइलोकार्पा धीरे धीरे करके टीक को इस रीजन से रिप्लेस कर देता है। तो ये है लैटेराइटिक सॉइल। ये ऊपर की इधर की अपनी है कोस्टल रीजन। अब जो कोस्टल रीजन है उसके साथ क्या है, इधर से अपनी जो रिवर्स आ रही होंगी वो कोस्टल रीजन में उन्होंने डिपॉजिट किया होगा एलुवियल का। यह जो अपना नॉर्थ इंडिया है ये पूरा का पूरा क्या बन रखा है, एलुवियल वाला रीजन। इधर आसाम वैली है, वो पूरा आसाम वैली क्या है, एलुवियल है। तो ये रही अपनी एलुवियल सॉइल। ठीक है, आगे सॉइल को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा आसानी के लिए एक बार अपने जो टीक का चल रहा था उसे देख लेते हैं। टीक में यहाँ डिस्कस क्या किया गया था, जियोलॉजी एंड सॉइल। टीक जनरली फेवर वेल, देखो कोई भी सॉइल है वो वेल ड्रेन में ही करेगा, कोई भी प्लांट है वो वेल ड्रेन सॉइल में ही करेगा। इम्पेडेड यानी कि जहाँ पर घटिया है, पानी भर रखा, वहाँ तो कोई भी प्लांट नहीं करता। तो टीक जनरली ग्रो इन वेल ड्रेन सॉइल। वेल ड्रेन रेड सैंडी लॉम सॉइल। देखो रेड सॉइल है, सैंडी लॉम तो फेवरेबल सॉइल होती है, सॉइल के टाइप्स आते हैं, तो लॉम सबसे सही सॉइल होती है। लॉम का मतलब कोई कलर से नहीं होता है, लॉम का मतलब होता है वो सॉइल जिसमें सॉइल यानी कि क्ले, सैंड और सिल्ट, तीन टाइप के जो पार्टिकल होते हैं इनका एक सही सुटेबल मिक्सअप है। तो रेड सैंडी लॉम सॉइल जो है उसमें ग्रो करते हैं। पीएच जनरली सभी के लिए यही लिख दो, यूजुअली पीएच यही होता है। एलुवियल सॉइल में भी यही मिलेगा आपको, 6.5 से 7.5 के आसपास, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। ये पीएच आपको जब सैलाइन सॉइल मिल जाए जो कि पंजाब वगैरह की इशू है, वहाँ पर आए तभी आपको पीएच हाई में जाना, अदरवाइज इसी पीएच में काम चलता रहेगा। ज़्यादा पीएच के चक्कर में अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस में बहुत कुछ है। फॉरेस्ट सॉइल पढ़ेंगे, उसमें एफोरेस्टेशन ऑफ डिफ़िकल्ट साइट पढ़ेंगे, तब यही चीज़ें बार बार जंप करके आएंगे। तो जब तक सिलेबस ख़त्म होगा ये चीज़ें इतनी सारी जगह पढ़ रखी होंगी कि अपने आप उंगलियों पे आ जाती है। तो यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने जो रेड सॉइल पढ़ी उसे कैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, अपना पॉइंट कैसे बन रहा है और अपना काम हो रहा है। अब वापस एक बार अपनी सॉइल वाले को देखते हैं, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर एलुवियल हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, लैटेराइट हो गया। इधर है राजस्थान का डेजर्ट या सैंडी सॉइल, और मैन है अपनी माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन की जो सॉइल है उसे बोलते हैं माउंटेन रॉकी सॉइल। सॉइल के और भी बहुत सारे टाइप हैं, लगभग 16-17 उनके ऑर्डर होते हैं, ज़्यादा के अपने मतलब है नहीं। यहाँ इतने वो हैं जिनसे अपने जो भी स्पीसीज आ रही हैं वो इस रीजन में ग्रो कर रही हैं, अपना काम हो जाता है। कभी कभी 2-3 चीज़ें और फंस जाती हैं, जैसे कि कुछ स्पीसीज ऐसी आ गई जो चंबल रीजन, चंबल क्यों, क्योंकि नेशनल लेवल पे बहुत हाईलाइटेड रहता है ये।
क्योंकि वहाँ रेबाइंस का एक बहुत बड़ा इशू है। तो चंबल रेबाइंस की अभी कोई बात आ जाए या सेंट्रल इंडिया की, तो इनकी में याद रखो कि इनकी जो सॉइल है उसमें कैल्केरियस सॉइल होती है। कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इनकी में सब हार्ड पैन फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे जा कर के इन चीज़ों को डिस्कस डिटेल में आएंगे कि हार्ड पैन क्या होता है। जो इनकी मिट्टी की जो अपर लेयर है वहाँ पर लोअर लेयर में, मतलब मिट्टी के नीचे की सरफेस में कैल्शियम कार्बोनेट जम के एक ठोस लेयर सी बना लेता है, जिससे प्लांट जो ऊपर से ग्रो कर रहा है उसकी जड़ें एक लिमिट से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं, वो यहीं पर अटक जाती हैं, नीचे नहीं जा पाती। नीचे नहीं जा पाएंगी तो नीचे से जो पानी है, जो मिनरल्स है वो नहीं मिलेगा, ये एक लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ज़्यादा हो गया तो ये डेथ कर जाएगा। तो कैल्केरियस हार्ड पैन इसमें ज़्यादा समस्या है। पंजाब जो है, पंजाब में क्या हुआ है, कैनाल इरिगेशन। कैनाल इरिगेशन, हद से ज़्यादा इरिगेशन करने की वजह से पंजाब की जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी की समस्या आ गई है। तो ये तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, चंबल वाली है, पंजाब की है, बस थोड़ा बहुत देख लो, ज़्यादा के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि किसी भी स्पीसीज का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे तिकड़म से कर सकते हैं। यही डिस्ट्रीब्यूशन अगली 2-3 स्पीसीज में करेंगे, धीरे धीरे करके आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देख रखा है कि टीक के बारे में क्या पढ़ा, उसका नाम, साइंटिफिक नेम, फिर उसका देख लिया कॉमन नेम, नीचे उसकी फैमिली लिख ली, उसके बाद हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने उसके क्लाइमेटिक है, अल्टीट्यूड है, सॉइल वगैरह क्या है, किस टाइप की सॉइल में वो ग्रो करता है, वो सारी चीज़ों को देख लिया। अब आएंगे अपने उसके अगले पार्ट। इसकी फिनोलॉजी क्या है, सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स क्या है, रीजनरेशन क्या हो, नीचे आएगा अपने यूजेज वगैरह। तो हम इसकी सबसे अगली पार्ट देखेंगे फिनोलॉजी। फिनोलॉजी का मतलब है कि कोई भी जो प्लांट है वो साल भर के अंदर, एक साल में कैसे कैरेक्टर शो करता है। सपोज आज जनवरी है, जनवरी में उसकी पत्तियां झड़ रही हैं, कुछ दिनों बाद उसमें फिर नई पत्तियां आएंगी, कब फ्लावरिंग हो रही है, कब फ्रूटिंग हो रही है। ये जो साल भर में जो एक पेड़ जो कैरेक्टर शो करता है साल भर की जो होते हैं उनको बोलते हैं फिनोलॉजी। अब फिनोलॉजी में जब भी आपको लिखा जाए, यहाँ पर देखो लिखने के 2 तरीके हैं। जैसे यहाँ पहले क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा आसान जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आया 18 में, 18 में एक क्वेश्चन आया, एक पूरा क्वेश्चन ही 5 मार्क का है। 5 मार्क में आपसे पूछा कि राइट द फिनोलॉजी ऑफ फॉलोइंग। इसमें टीक है, मेलाइना है, मेलिया डूबिया है। मेलिया डूबी देखो सिलेबस में नहीं, अपने गलत लिख रखा है यहाँ, सिलेबस सिलेनस कुछ भी लिख रखा है, सूर्या रोबस्टा है, सिट्रस देवदार है। अब ये 4 स्पीसीज को 5 मार्क में पूछा, मतलब अपना टिक कितना है 1.25 मार्क का। अब 1.25 मार्क की फिनोलॉजी में क्या लिखोगे, तो उसका सीधा से एक ही तरीका होता है। ऐसे क्वेश्चन को लिखने का तरीका होता है कि आप क्वेश्चन का नंबर लिखो और यहाँ फिनोलॉजी है ना, फिनोलॉजी की डेफिनेशन लिख देना। सबसे पहले डेफिनेशन आपके नोट्स में दे रखी है, फिर यहाँ पर लिखो टिक, फर्स्ट स्पीसीज टिक, और टिक के बाद सीधा उसके लिख दो कि भाई उसकी लीफ शेडिंग कब होती है, लीफ फॉल कब होती है, फ्रूटिंग कब होती है, नई लीव्स कब आती हैं और फ्लावरिंग कब आती है। यहाँ पर फिनोलॉजी में या अदर कैरेक्टर में 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। एक चीज़ देखना है लिखने का तरीका, दूसरा देखना है लिखना क्या है। तो अभी डिस्कस कर रहे हैं लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर पूरे 5 मार्क का है, अपना टिक का फिनोलॉजी 2.25 मार्क की है, 1.25 की, तो क्या लिख दोगे, इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इतना सारा टिक में ही लिखोगे, बकाया के में लिखते जाओगे और वो पूरा पेज भर जाएगा, टाइम वेस्टेज है, क्वेश्चन 5 मार्क का है। तो इसलिए इसका एक ही तरीका होता है कि आप सीधा सीधा लिख दो इसमें कि लीफ फॉल, फ्रूटिंग कब हो रही, नई लीफ कब आ रही, फ्लावरिंग कब हो रही, और आगे बढ़ा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है जैसा कि 16 में पूछा गया, इसमें क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सिल्वीकल्चर, करेक्ट, आर्टिफिशियल रीजनरेशन और यूजेज, 5 पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ फिनोलॉजी जो है वो बन रहा है अपना 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के में भी लगभग 1.25 मार्क का बन रहा है या 2 मार्क का, तो उसमें अपने पास इतना ही पॉइंट बनते हैं। रीज़न ये है कि देखो कोई भी चीज़ को लिखने से पहले उसकी अगर हम थोड़ा भूमिका लिख दें,
यानी कि थोड़ा 2 लाइन में थोड़ा इंट्रोडक्टरी वाली चीज़ें लिख रहे हैं, अच्छा लगता है, उसमें पढ़ने वाले को भी लगता है कि हाँ एक प्रॉपर फ्रेम है। लेकिन ये जो चीज़ें है कि ये जो अपना टीक है वो स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है, मीडियम साइज का ट्री है, डेसिडुअस ट्री है, ब्रॉड शेप ब्राउन होता है, ये सारी चीज़ें एक्चुअली उसकी सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स की है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, जब आपके पेड़ में जो भी ट्री पूछा है उसमें सिल्वीकल्चर नहीं पूछा गया है, उसमें आपसे क्वेश्चन में केवल डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी और यूजेज कुछ भी पूछ लिया हो, सिल्वीकल्चर नहीं है, तो आप सिल्वीकल्चर वाले पॉइंट को फिनोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ इच्छा हो वहाँ लगा दो। ये थोड़ा क्या होता है, एक आइडिया देते हैं कि वो पेड़ कैसा है, जिसके ऊपर आप आगे पूरी डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो वो पेड़ या ट्री जो है वो एक्चुअल में कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे देते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में उसे। अब अगर उन्होंने आपसे एक साथ जब सिल्वीकल्चर पूछ ही लिया है तो इन्हें लिखना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि आप जब फिनोलॉजी में इन्हें टिका दिया, फिर नीचे उसके में जब सिल्वीकल्चर कैरेक्टर लिखोगे यही चीज़ें फिर लिखोगे 4 लाइन के बाद नीचे, तो रिपीट हो जाएंगी, तो फिर वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन में भी इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ये वाले पार्ट की। लेकिन अगर जहाँ सिल्वीकल्चर कैरेक्टर ना पूछे गए हों वहाँ इसे दम से लिखो। अगर आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि यहाँ फिनोलॉजी या डिस्ट्रीब्यूशन में ही लिखा था, केवल डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा था उन्होंने 5 मार्क में, तो 5 मार्क के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे, तो उसमें भी अगर नहीं मिल रहा है, मौका मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिनोलॉजी वाले कैरेक्टर ये 3-4 हैं इन्हें डाल दो, क्योंकि ये क्या करते हैं एक ट्री के बारे में बेसिक आइडिया पकड़ा देते हैं कि वो है कैसा है, तो वो हेल्प करता है मार्क गेन करने में। तो इसे देख लो। अब ये तो रहा कि लिखना कैसे है, अब बात आती है कि लिखना क्या है। यानी फिनोलॉजी में अपन को 2 पार्ट देखने थे, एक तो वो पार्ट कि हमें लिखना कैसे है, वे ऑफ राइटिंग, वो तो देख चुके हैं। अब अपना मुद्दा आएगा कि लिखना क्या है। जैसे कि टिक के केस में है, ये अलग हर स्पीसीज को उसी के हिसाब से समझना है, और ज़्यादातर स्पीसीज में एक कॉमन सा पैटर्न चलेगा। जैसे टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि टिक में क्या आएगा, तो इसका जो अडेप्टेशन है वो किस टाइप से है। देखो सभी के ये जो टिक है वो आज का नहीं है, हज़ारों सालों से इस इंडियन पेनिनसुला रीजन पर ग्रो कर रहा है, तो उसने अपने आप को अडॉप्ट किया है। ये इसकी लाइफ साइकिल को बना देते हैं। टिक की जो है अपना साल भर का जो कैलेंडर है उसे इस हिसाब से बना देते हैं। अब इसमें कैलेंडर में ये ले लिया हमने जनवरी, ये ले लिया मार्च, ये अपना हो गया जून या जुलाई के आसपास, और ये जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास का मंथ हो गया। ये एक साल भर का एक एनुअल कैलेंडर हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं इसकी फ्रूटिंग का। फूड का जो फ्रूट है वही एक मेन मुद्दा है इसका। अपने यहाँ मानसून आता है जून जुलाई में। आपने देखा है कि कोई भी पेड़ हो वो हमेशा ये चाहता है कि जब मानसून आए तभी उसके सीड जो है वो वहाँ पहुँच जाए, जिससे कि मानसून की जैसी रेनफॉल मिलेगी ये सीड अपने आप को जर्मिनेट कर लेंगे, आराम से जर्मिनेट कर लेंगे। तो यानी कि जब मानसून आए तब इसके सीड होना चाहिए ज़मीन पे। तो टिक भी यही चाहेगा कि जब मानसून आए तब इसके सीड ज़मीन पे हो। लेकिन आपको पता है कि टिक का जो सीड होता है उसका सीड कोट बहुत ही हार्ड होता है, बहुत हार्ड सीड कोट की डॉर्मेंसी वाला इशू रहता है यहाँ। तो और ये भी पढ़ा है, जैसे हमने एक सिल्वीकल्चर का टॉपिक पढ़ा था सीड सप्लाई, उसमें इनकी जो डॉर्मेंसी वाली चीज़ें पढ़ी थी। डॉर्मेंसी में देखा था कि जो टिक का सीड है वो बहुत ही हार्ड है, हार्ड सीड कोट का है। तो वो से खुद ही डॉर्मेंसी को रिमूव करने के लिए टिक का क्या अडेप्टेशन है कि जो अपने 2 मंथ के यानी कि अप्रैल के बाद के जो गर्मी वाला सीजन है उसको वो आराम से झेल लेता है। जंगल में आग लग गई इसके सीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि मार्च के आसपास जो सीड है इसका वो ज़मीन पे आ जाता है, और अगले 2-3 महीने वो ज़मीन की जो गर्मी है, जो सेंट्रल इंडिया की जो गर्मी है, सूखा है, उसको झेलता है। दोपहर में भयंकर गर्मी पड़ती है तब इसका सीड कोट है वो फैलता है, रात के टाइम पर ठंडा होकर सिकुड़ता है, तो फैलना सिकुड़ना उससे इसकी धीरे धीरे करके 2 महीने के गर्मियों में सीड कोट की डॉर्मेंसी रिमूव हो पाती है। तब कहीं जाके जब बारिश होती है तब ये जर्मिनेट हो जाता है।
तो यानी कि मार्च के आसपास इसका जो सीड है वो ज़मीन पे आ चुका होता है। जब मार्च में ये सीड ज़मीन पे आ रहा है यानी कि मैच्योर हो रहा है, तो सीड किस टाइम पे पेड़ में कब लगना चाहिए? तो पेड़ में लगते हैं एवरेज दिसंबर जनवरी के आसपास। इस टाइम पे फ्रूटिंग हो चुकी होती है, वो फ्रूटिंग यहाँ पर मैच्योर होती है और यहाँ पर आकर के पेड़ वो नीचे जर्मिनेशन का काम होता है। अब अगर फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही है तो फ्रूटिंग का मतलब फिर फ्लावरिंग कब हो रही होगी? फ्लावरिंग उससे पहले हो रही होगी, सीधी सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पर अपनी इसमें टीक में फ्लावरिंग कब हो रही है अपनी? जून से सितंबर, यानी कि जैसे ही मानसून लगभग मानसून चल रहा है, मानसून का एंड हुआ, उस टाइम पे पूरा जंगल हरा है, उसी टाइम पे टीक में भी फ्लावरिंग आ रही है। इसमें फ्लावरिंग उस टाइम पे चल रही है और मानसून के एंडिंग तक फ्लावरिंग चलती रहती है। तब फिर इसमें शुरू होगी फ्रूटिंग। फ्रूटिंग होगी नवंबर और जनवरी के आसपास। फिर फ्रूट जो है वो मैच्योर कब आ जाएगा? अपने मार्च से अप्रैल के आसपास ज़मीन पे आ जाएगा, 2 महीने नीचे की झेलेगा और इसके बाद मानसून में जर्मिनेट होगा। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब जब इसमें फ्रूटिंग आती है उसी टाइम पे इसमें होता है लीफ फॉल। ये इसी का नहीं है, ज़्यादातर पेड़ों का कैरेक्टर है कि जब उनमें फ्रूटिंग आती है उसी टाइम पे पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वो पीरियड है दिसंबर के बाद का, जब जो सोलर रेडिएशन है उसकी एक लिमिट है। सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पेड़ इतनी सारी पत्तियाँ, टीक की तो वैसे भी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं जिनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर है। ट्री नहीं चाहता कि उसकी एनर्जी ऐसी जगह बर्बाद हो, पत्तियों को जिंदा रखने में बर्बाद हो, तो वो अपनी पत्तियों को झड़ा देता है, जिससे कम से कम पत्तियों को जिंदा रखने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायर ना लगे, और वो जो एनर्जी है उसे डाइवर्ट कर देता है फ्रूटिंग के लिए। तो जनरली ये इस रीजन में इधर पत्तियाँ गिर जाती हैं और उसी टाइम पे इसमें होती है फ्रूटिंग। और ये फ्रूटिंग का काम कब हो जाता है अपना? मार्च अप्रैल में। उस टाइम पे फ्रूट मैच्योर हो चुके होते हैं, ज़मीन पे झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये फ्रूटिंग का काम शुरू हो गया। दूसरा, इस रीजन में वापस गर्मी आना शुरू हो गई हैं। गर्मियाँ आ गई हैं मतलब रेडिएशन बढ़ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा लाइट वैसे भी चाहिए, तो उसी टाइम पे इसमें पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। न्यू लीव्स अपीयर इन अप्रैल मई। ये देखो उग तो रहा है ड्राई रीजन में, ऐसे रीजन में जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ सूखे जैसी कंडीशन है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऊपर से गर्मियाँ पड़ रही हैं। गर्मियाँ पड़ रही हैं तो ज़्यादा हीटअप होगी इसकी पत्तियों से और ज़्यादा एवेपोरेशन होगा। इस हिसाब से ज़्यादातर पेड़, जहाँ ज़्यादातर पेड़ सूखे हैं वहाँ पर इसमें हरी हो रही, मतलब उल्टा हो रहा है। इसे नहीं होना चाहिए गर्मियों में, इसे पत्तियाँ होना चाहिए ठंडे रीजन में, ठंडे एक टाइम पर या मानसून के बाद के में, जब गर्मियाँ थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसमें उसी टाइम पे नई पत्तियाँ आती हैं, थोड़ा उल्टा हो जाता है इसमें। यानी कि ये जो पेड़ है ये ड्राउट को भी झेल सकता है, ड्राउट हार्डी हो जाता है। बड़े पेड़ हैं वो ड्राउट हार्डी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन को फिनोलॉजी में दिख ली। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इन्हें आप समझ सकते हैं कि फिनोलॉजी में क्या लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिनोलॉजी हो गया। अब इसकी चीज़ें देखेंगे सिल्वीकल्चर। ये जो चीज़ है ये किसकी है? सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब इसमें अगला आएगा फिनोलॉजी में, जैसे ये है, इसका पर्पज़ यही था कि ऐसे छोटा है तो अपन को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। अब है अपना सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने से पहले जो अपन 1-2 लाइन की भूमिका बनाते हैं, उसका बैकग्राउंड बेस बनाते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप लिख दो कि ये भाई लाइट डिमांडर है, मीडियम साइज का ट्री है, क्राउन का क्या शेप है इसका, वगैरह वगैरह। ये आपको पता होता है कि कौन सा पेड़ लाइट डिमांडर है, कौन सा सेट डिमांडर है। ये अपन ने सिल्वीकल्चर में डिस्कस कर लिए थे, उन्हीं चीज़ों को यहाँ लग जाती है। दूसरा, ज़्यादातर जो ट्री जो है वो मीडियम साइज़ की होते हैं। देवदार को आप लार्ज साइज़ का लिख दो, पका के सब मीडियम की साइज़ में चलते हैं। एक है डेसिडुअस का, तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही आ जाता है कि कौन से ट्री कॉनिफर्स हैं वो एवरग्रीन है, तो यहाँ एवरग्रीन लिख देना। ज़्यादातर में अपने में डेसिडुअस आता है, कुछ समझ में नहीं आया तो डेसिडुअस चिपका दो उसे। और ये शेप है कि शेप किस टाइप का होगा, ये ब्रूड शेप का होता है। शेप नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि शेप इसलिए नहीं पढ़ाया गया क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता नहीं है। अब सिल्वीकल्चर में क्या आएगा? ये आएगा कि ये जो ड्राउट है उसको झेल सकता है कि नहीं।
देखो ये कैसी कंडीशन में उग रहा है, हार्ड कंडीशन में, उसमें भी गर्मियों में इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ ड्राउट पड़ता है वहाँ इसकी स्टार्टिंग की जो सीडलिंग स्टेज है वो तो नहीं झेल पाएगी, तो वो तो इसके प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। लेकिन बड़े जो पेड़ हैं उन पर ड्राउट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उन बड़े पेड़ हो चुके हैं, रूट जो है वो काफ़ी डीप जा चुके हैं। हालांकि ड्राउट अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो इन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। विंड की बात है तो विंड फर्म होते हैं, कोई भी पेड़ है वो विंड फर्म ही होता है, हवा चल जाए उस पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रॉस्ट सेंसिटिव, अब देखो ये पेड़ उगता है कहाँ है, साउथ इंडिया में, कभी फ्रॉस्ट मिली नहीं, इसे अडेप्टेशन होगा ही नहीं, तो फ्रॉस्ट क्या है, सेंसिटिव होगी। अब है फायर, देखो साउथ इंडिया में जहाँ ये उग रहा है वो है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, पूरा पेनिनसुलर रीजन। फायर तो अक्सर लगनी है, अगर ये फायर को ऐसे ही झेलता रहेगा तो ये तो कब तक निकल लेता है, तो फायर का इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फायर इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये अडेप्टेड है। एनिमल इंजरी क्या लिख दो, इंसेक्ट इंजरी है, सॉइल कंडीशन है, कॉपाइसिंग एंड पोलार्डिंग, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है वो यहाँ पर अपने मेंशन कर दो क्या है। अब जैसे इंसेक्ट इंजरी है, अपन फॉरेस्ट पैथोलॉजी में समझ लेंगे कि जो दो मेन इंसेक्ट हैं इनके, हाइबिलिया प्यूरिया और हाइबिलिया मिचरेलिस, ये स्केलेटो, ये है डिफोलिएटर और ये है स्केलेटोनाइजर, लीफ स्केलेटोनाइजर, टिक्के ही हैं दोनों, तो ये वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो जो बीमारी या पैथोलॉजी में पढ़ेंगे उन्हें यहाँ पर लगा दो। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट के दूसरे में अपन को ऐड करते 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 चलना है, एक बार आइडिया लग जाए कि इसमें क्या घुसड़ना है फिर तो काम चलता रहता है। कोपाइसिंग पोलार्डिंग तो भाई सबसे कोपाइसिंग तो है ही, स्ट्रॉन्ग कोपाइसर है तो चलने दो। पोलार्डिंग हम ज़्यादातर करते नहीं है, इसमें पोलार्डिंग का कोई पर्पज़ नहीं है। पोलार्डिंग जब भी है, अगर आप पॉपुलर लिख रहे हो और उसमें पोलार्डिंग नहीं लिखा, या सेलिक्स है, पॉपुलर नहीं सॉरी सेलिक्स है, अगर सेलिक्स के ऊपर आप लिख रहे हो और उसमें पोलार्डिंग नहीं लिखा तो सीरियस कंसर्न है, क्योंकि पोलार्डिंग होता है सबको पता है और आप पोलार्डिंग मेंशन नहीं कर रहे हो, यानी कि गड़बड़ है, आपने सीधा सीधा थोक के भाव में कुछ लिख दिया, अदरवाइज ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो से अपन समझ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोलॉजी, सिल्विकल्चर, कैरेक्टर। अब उसके रीजनरेशन वगैरह और यूज को देख लेंगे। रीजनरेशन में क्या है, कोई भी पेड़ हो दो तरीके होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो नेचुरल है, नेचुरल में क्या होगा, एक तो सीड से होता है, दूसरा कोपाइसिंग से, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ये चीज़ें सीधी सीधी आप खुद भी लिख सकते हो कि भाई रीजनरेशन है वो एक तो सीड से हो गया, दूसरा कोपाइस से। हालांकि अगर रीजनरेशन आपको 4 मार्क में या 5 मार्क में लिखने को आ गया तब दिक्कत आती है। देखो कहीं छोटा मोटा पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रीजनरेशन आपसे पूछ लिया 2 मार्क में लिखना है तो 2 मार्क में आप नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को मेंशन करोगे, एक एक लाइन, एक एक दो लाइन हो गई, सही है, इनफ है। लेकिन अगर आपसे नेचुरल ही 4 मार्क में पूछ लें तब दिक्कत आती है कि क्या लिखें इतना, तो बस इतना लिख दो, फिर बका की चीज़ें लिखो कि नेचुरल रीजनरेशन 4 फैक्टर है अपने, क्लाइमेटिक डिफेक्ट, टोपोग्राफ बैठे वो कैसे इसे इफेक्ट करेंगे, ये है, फलाना ढिमका है, वो सिल्वीकल्चर वाली चीज़ें इधर की उधर उठा पटक करके बढ़ा दो उसे, और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। आर्टिफिशियल ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, टीक के लिए। क्यों? अभी तक आपको सिल्वीकल्चर में कई बार बताया गया है कि टीक में स्टम्प प्लांटेशन हम करते हैं। क्या? स्टम्प प्लांटेशन। दूसरा दोनों प्लांटेशन, ये बगैर तो चलते रहते हैं, लेकिन स्टम्प प्लांटेशन एक मैन है। तो जब आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन लिखो तो कैसे लिखोगे, एक तो हम टीक से ही कर, जो सीड है, देखो सीड और कोपाइस जो नेचुरल है उन्हें भी आर्टिफिशियल में करेंगे, हम भी कोपाइस कर सकते हैं, हम भी सीड को कलेक्ट करके ले आएँ और ज़बरदस्ती लगा दें। तो हमारे जो सीड है कोपाइस है वो तो नॉर्मल से मेथड है, बस ये है कि जब हम सीड से करेंगे तो वहाँ पर आप ट्रीटमेंट मेथड ज़रूर लिखो कि हम सीड में लगाने से पहले अल्टरनेट वेदरिंग है या उसकी हार्ड जो सीड कोट है उसे रिमूव कर लेते हैं। जब ऐसा लिखोगे तो टीचर को ये लगेगा कि हाँ इसे टीक के सीड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, मतलब ये ठीक समझता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंखें मीच के आया और फेंकने में लगा है, वैसा ना लगे। तो सीड के बारे में जब भी आया तो इसकी डॉर्मेंसी वाली चीज़ लिख लो कि भाई हम सीड कोट जो डॉर्मेंसी है उसको रिमूव करने के लिए या तो अल्टरनेट वेदरिंग करते हैं या गोबर के साथ फर्मेंट कर लेते हैं या फिर मैकेनिकल उसे क्रैक कर देते हैं। दूसरा है स्टम्प प्लांटेशन। स्टम्प प्लांटेशन के बारे में लिख दो कि जो स्टम्प है वो जनरली 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास का स्टम्प होता है जो रूट सूट का जोन होता है। फिर कुछ और है जैसे दोना प्लांटेशन, पॉलीबैग प्लांटेशन कुछ वगैरह, ये लिख दो, काम हो जाता है।
मैनेजमेंट ज़्यादातर आजकल पूछा ही नहीं जाता। पुराने टाइम पे पूछ लेते थे कि अगर आप सिल्वीकल्चर की इसका खेती-बाड़ी कर रहे हो तो कौन सा सिल्वीकल्चर सिस्टम यूज करोगे, मैनेज कैसे करोगे, वो उस टाइम पे आते थे। आजकल ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब इसमें क्या है कि मैनेज का देख लो तो आजकल जो हम लोग लगाते हैं वो टीक को लगाते हैं खेतों की बाउंड्री पे, क्योंकि आजकल इसकी जो मार्केट डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो वहाँ पर लगा लेते हैं। थिनिंग वगैरह है तो ये एलाइट थिनिंग है, क्रैप थिनिंग वगैरह है, वो यूज कर लेते हैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ और छूट गई है, क्योंकि इसकी पॉपुलरिटी बहुत है तो अब ये केवल साउथ में ही नहीं रहा है। आजकल हम ये यूपी में देहरादून तक पहुंच गया। देहरादून में भी जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो पॉसिबल है आपको एफआरआई के कैंपस में भी टीक मिल जाएगा। तो पॉपुलरिटी के साथ जो टीक है वो नॉर्थ तक पहुंच गया। वो नेचुरल एरिया नहीं है लेकिन वहाँ पर भी ग्रो होने लगा है। सिल्वीकल्चर सिस्टम में ये क्लियर फिलिंग वगैरह है, उसका कोई मतलब है नहीं। मेन मुद्दा आता है इसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि टिम्बर है तो फर्नीचर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फर्नीचर है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, हाउस होल्ड इम्प्लीमेंट्स है, बहुत सारी जगह यूज है। तो ये हो जाता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या यूटिलाइजेशन। उम्मीद है यहाँ पर अपना टीक है जो ख़त्म हो जाता है। एक बार टीक हो गया फिर हम साल जो इम्पोर्टेंट 10-12 स्पीसीज है उन्हें करेंगे। उससे क्या है कि कैसे लिखना है वो चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगी। तो एक बार वो चीज़ें हो गई तो फिर इससे क्या पूरे को एक समरी भी अगर आपको दे दी जाए ट्री स्पीसीज की, तो फिर आपको केवल डाटा चाहिए होता है। आपको पता है कि डाटा को यूज कैसे करना है, तो डाटा भी दे दो आपको, आप हैंडल कर लेते हो। दूसरा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो समझ में आ गया तो फिर आप समझ लेते हो कि ये स्पीसीज को कैसे लिखना है। स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रेनफॉल पैटर्न समझ में आ गया। तो मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ है वो अपनी हो जाती हैं। आर्टिफिशियल या नेचुरल रीजनरेशन की बात की जाए उनमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम लोग सिल्वीकल्चर में बहुत कुछ डिटेल में देख चुके हैं। बस ये है कि कोई भी स्पीसीज आएगी उसके नेचुरल के आपको तरीके हैं, सीड से है या कोपाइस से है। कॉनिफर्स है उनमें कोपाइस वाले को तो आप लिखोगे नहीं, केवल सीड वाला लेके चलोगे, तो उसमें नेचुरल होगा सीड से। आर्टिफिशियल जब तरीके आएंगे तो कुछ तो अपनी स्पीसीज ऐसी होंगी जिन्हें हम लोग पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेलिक्स है उसमें अपन कटिंग करते हैं। ये जो यूकलिप्टस है उसमें सीड से ही करेंगे, कुछ में कटिंग कर रहे हैं। टीक है जिसमें स्टम्प प्लांटेशन करते हैं। तो ये जो मेन स्पीसीज है इनको हमने पहले से ही काफ़ी पढ़ चुके हैं। वो तो यहाँ पर जब भी आर्टिफिशियल आएगा तो हम वो लिख देंगे उन्हें, अदरवाइज वही चीज़ें कॉमन सी चलेंगी, सीड और कोपाइस। तो इस टाइप से रीजनरेशन में भी ज़्यादा कुछ इशू होंगे नहीं। सिल्वीकल्चर जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब अपना दिक्कत आती है केवल फिनोलॉजी में कि कब फ्रूटिंग हो रही है, कब फ्लावरिंग हो गई, यही सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। तो इसे आप इस हिसाब से एडजस्ट करना है हमें कि एक फ्रेम सा बन जाए। जो डेसिडुअस ट्री है उन्हें एक तरफ देख लो, नॉर्थ इंडिया के स्पीसीज को अलग कर दो, साउथ की को अलग कर दो। उन्हें देखो कि फ्रूटिंग एवरेज कब आ रही है, फ्लावरिंग कब आ रही है, नई पत्तियां कब गिर रही हैं, पुरानी कब आ रही हैं, पुरानी कब गिर रही है, नई कब आ रही है। तो उससे अपना एक बेसिक फ्रेम से काम हो जाता है। अपन ये बांट लेते कि ये स्पीसीज आ गई, इसमें ये हो रहा है, ये स्पीसीज में ये ग्रुप में पत्तियां हैं वो दिसंबर में गिर रही हैं, लीफ साइडिंग हो रही है, ये ट्री है वो एवरग्रीन है, ये ट्री है जिनमें फ्रूटिंग है वो इस टाइप के। तो ये ग्रुप बना के 3-4 ग्रुप में ही अपने काम हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपना कंप्लीट हो